Hello everyone, so in this video we are going to discuss about the structure of DNA. इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे DNA के स्ट्रक्चर के बारे में. So what is DNA? DNA full form is deoxyribonucleic acid. DNA जो होता है उसमें पेंटोज शुगर प्रेजेंट रहती है. ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है. दैट्स वाई इट्स नेम इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एंड डीएनए इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आरएनए एंड डीएनए. सो न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है डीएनए. डीएनए का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज़ हेरिडिटरी मटीरियल. हेरिडिटरी मटीरियल मतलब द इंफॉर्मेशन that is transferred from one parent to its next generation. अपने पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन कैरी करके ले जाता है वो मॉलिक्यूल कौन होता है? डीएनए होता है. इट कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. ओके, सो इट इज़ हेरिडिटरी मटीरियल इन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में ये हेरिडिटरी मटीरियल एज ए एक्ट करता है and carry the genetic information essential for growth, development, functioning and reproduction. DNA के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एसेंशियल होती है किसके लिए? ह्यूमन और एनिमल की ग्रोथ के लिए और ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, उसकी फंक्शनिंग के लिए और उसके रिप्रोडक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर कोड होती है. नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. DNA स्ट्रक्चर इज़ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. DNA का जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें दो हेलिक्स प्रेजेंट होते हैं. मतलब हेलिक्स मतलब स्ट्रैंड्स. ओके, आगे हम जाके देखेंगे किस तरह के स्ट्रैंड होते हैं DNA में. एंड DNA का जो मॉडल था वो डिस्क्राइब किया था किसने? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने. ओके, वाटसन एंड क्रिक ने DNA के मॉडल को एक्सप्लेन किया इन 1953 में एंड एडेड सिग्निफिकेंटली बाय रोजलिन फ्रैंकलिन. रोजलिन फ्रैंकलिन ने उसका प्रॉपर एक्सरे डिफ्रैक्शन इमेज हमें सामने लाया. ओके, नाउ कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ DNA. ओके, स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज समवॉट लाइक दिस, जिसमें दो स्ट्रैंड्स हैं और दो स्ट्रैंड्स को अटैच करके रखा है, जोड़ कर रखा है किन्ने? नाइट्रोजनस बेस पेयर्स ने. नाइट्रोजनस बेस पेयर, 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं DNA में. दैट इज़ ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन एंड एडेनिन. ओके, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ओके, एक फोल्ड के अंदर 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और इन ये जो आपकी स्ट्रैंड्स हैं वो बनी होती हैं किससे? शुगर एंड फॉस्फेट के बैकबोन से. आगे जाके हम और केमिकल स्ट्रक्चर को क्लियर करेंगे DNA के. ओके, सो DNA का स्ट्रक्चर इज समवॉट लाइक लैडर. आप कह सकते हैं जो सीढ़ियाँ होती हैं उस तरह से होता है. ओके, सीढ़ियाँ सीधी जाती हैं, पर कहीं कहीं हाउस में आपने देखा होगा या कि स्पाइरल सीढ़ियाँ होती हैं, तो आप उस तरह का स्ट्रक्चर समझ सकते हैं. या फिर पुराने ज़माने में जो टेलीफोन्स होते थे, ओके, तो फ़ोन का जो स्पाइरल जो वायर होता था, ओके, स्पीकर के साथ अटैच रहता था, तो उस वायर के शेप में DNA भी कॉइल रहता है. ओके, नाउ द DNA मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग स्ट्रैंड फॉर्मिंग डबल हेलिक्स. 2 बड़े बड़े लंबे लंबे स्ट्रैंड से बना हुआ होता है कौन? DNA. जैसे लैडर में, सीढ़ियों में आपको 2 स्ट्रैंड आसपास दिखाई देते हैं. ओके, एंड लाइक ए ट्विस्टेड लैडर. ये जो स्ट्रैंड है वो ट्विस्ट होते हैं लाइक ए लैडर. ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, हर एक स्ट्रैंड किससे बना हुआ होता है? न्यूक्लियोटाइड से. जैसे हम जानते हैं प्रोटीन किससे बना हुआ है? अमीनो एसिड से. बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन कौन है? अमीनो एसिड. वैसे ही DNA या न्यूक्लिक एसिड की जो बेसिक यूनिट है वो होती है न्यूक्लियोटाइड्स. ओके, इस स्ट्रैंड में, हर एक स्ट्रैंड में दोनों तरफ, एक तरफ मान लीजिए एक स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है ABCD के सीक्वेंस में. ओके, तो उसका जो अपोजिट स्ट्रैंड होगा उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे उल्टा होगा. ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन आ जाएगा? D, C, B एंड A. फर्स्ट स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड अरेंज थे वो ABCD अरेंज थे, और उसके अपोजिट स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज है वो मान लीजिए आप
DCBA के सीक्वेंस, मतलब एंटी पैरेलल है, दोनों जो स्ट्रैंड है एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। ऐसा नहीं है कि ए के सामने ए आ गया, बी के सामने बी आ गया, नहीं। ओके, ईच स्ट्रैंड इज कंपोज्ड ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड स्ट्रैंड रन इन अपोजिट डायरेक्शन। वही एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। ओके, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होते हैं वो एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन में अरेंज होते हैं। ओके, देन दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ DNA। ओके, नाउ इस स्ट्रक्चर से आपको क्लियर होगा कि एक स्ट्रैंड जो होता है DNA का वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन होता है, वाइल अगर एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड है तो दूसरे स्ट्रैंड का जो 5 प्राइम स्ट्रैंड है वो फेस करेगा दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम स्ट्रैंड से। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्ट्रैंड के 5 प्राइम जो है वो फेस कर रहे हैं, नहीं, एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम फेस करेगा दूसरे स्ट्रैंड के 3 प्राइम पोजीशन को। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम पोजीशन, ये 5 प्राइम पोजीशन ये है कि यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल है, पेंटोज शुगर का जो शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 5th पोजीशन इज़ फ्री। ओके, यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं हुई है, यहाँ पे 5th पोजीशन फ्री है और दूसरे स्ट्रैंड में 3rd पोजीशन पे फ्री है। ओके, एंड इस तरह से बेस पेयर अरेंज होते हैं। हमेशा याद रखना 4 बेस पेयर्स होते हैं DNA में, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन एंड ग्वानिन, और हमेशा एडेनिन जो है वो थाइमीन के साथ बेस बॉन्डिंग बनाता है और साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ पैरिंग करता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ कम टू द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। हमने देखा कि यहाँ पे हर एक स्ट्रैंड में आपका A, T, C, G इस तरह से सीक्वेंस में अरेंज है न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स के कंपोनेंट्स को देखें तो एक न्यूक्लियोटाइड जो बना होता है उसके लिए हमें शुगर चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए और नाइट्रोजन बेसेस चाहिए। ओके, DNA में शुगर कौन सी होना चाहिए? 5 कार्बन वाली शुगर होना चाहिए, जिसे हम डीऑक्सीराइबोज शुगर कहते हैं। ओके, इसको हम पेंटोज शुगर भी कहते हैं। जिस शुगर में 5 कार्बन होंगे उन्हें हम पेंटोज शुगर कहेंगे, और DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है वो पेंटोज शुगर है। देन हमें चाहिए एक फॉस्फेट ग्रुप। ओके, ये फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो शुगर के साथ अटैच हो जाता है और DNA की बैकबोन को बनाने में हेल्प करता है। ओके, DNA स्ट्रैंड की बैकबोन को बनाता है। देन हमें 4 नाइट्रोजन बेस पेयर्स चाहिए, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ओके, नाउ दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा होगा। फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच विद द पेंटोज शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर के से अटैच है, और डीऑक्सीराइबोज शुगर से एक साइड पे कौन अटैच है? नाइट्रोजन बेस। तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। ऐसे बहुत सारे, मान लिया ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, ऐसे ही थाइमीन न्यूक्लियोटाइड होगा, ऐसे ही ग्वानिन एंड साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ओके, तो अब ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएंगे। ओके, और ये अपने आप को किस तरह से अरेंज करेंगे? इस तरह से अरेंज करेंगे। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक स्ट्रैंड का मान लिया ये एक स्ट्रैंड है और उसका न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, जिसका एंड 5 प्राइम है, और उसके अपोजिट जो स्ट्रैंड है उसका एंड कौन सा फ्री है? 3 प्राइम स्ट्रैंड है। ओके, दोनों ही एंटी पैरेलल है। तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर अरेंज होते हैं, और शुगर एंड फॉस्फेट जो है वो बैकबोन बनाता है DNA स्ट्रैंड्स का, और इस तरह से आपका DNA का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओके, सो शुगर फॉस्फेट ग्रुप फॉर्म द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA। शुगर और फॉस्फेट ग्रुप क्या बनाते हैं? शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ DNA बनाते हैं, वाइल नाइट्रोजन बेस पेयर जो होते हैं वो एक्सटेंडेड इनवर्ड पेयरिंग स्पेसिफिकली। जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स होते हैं वो देख लीजिए आप, अंदर के साइड ये एक्सटेंडेड होते हैं। ओके, बाहर के साइड कौन है? फॉस्फेट ग्रुप है और आपकी शुगर है। ओके, राइबोज शुगर है, वाइल जो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं वो अंदर की साइड पैरिंग कर रहे हैं दूसरे नाइट्रोजन बेस पेयर के साथ। ओके, सो एडेनिन जो बेस पेयर है वो हमेशा थाइमीन के साथ पैरिंग करता है या बॉन्ड बनाता है। ओके, मान लिया एक स्ट्रैंड में एडेनिन लगा हुआ है न्यूक्लियोटाइड, तो दूसरे स्ट्रैंड में उसके अपोजिट थाइमीन लगा होगा और उन दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। मान लिया एक स्ट्रैंड में ग्वानिन
है नाइट्रोजन बेस पेयर, तो उसके अपोजिट साइटोसिन आएगा हमेशा, और इन दोनों के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट रहेंगे। ओके, ये आप देख सकते हैं रेड कलर में जो है वो मान लीजिए आप एडेनिन है, और ब्लू कलर में जो है वो थाइमीन है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। यहाँ पर मान लीजिए जो आपको येलो कलर का दिख रहा है नाइट्रोजन बेस, वो मान लीजिए आपका साइटोसिन है, जो कि पेयरिंग करेगा किसके साथ, ग्वानिन के साथ, जो कि ग्रीन कलर में है, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड जो रहेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। नाउ कम टू द इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर फीचर ऑफ डीएनए। कुछ इंपॉर्टेंट बात हम जान लेते हैं डीएनए की स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहली बात तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, और 2 जो स्ट्रैंड होते हैं वो ट्विस्ट अराउंड होते हैं और फॉर्मिंग राइट हैंडेड हेलिक्स। राइट हैंड के डायरेक्शन में ये मूव करता है, स्पाइरल करते हैं दोनों स्ट्रैंड। ओके, कॉइल जो बनाते हैं वो राइट हैंडेड टर्न लेके बनाते हैं। देन दोनों स्ट्रैंड अपने आप से का जो डायरेक्शन होगा वो एंटी पैरेलल होगा, मतलब एक स्ट्रैंड का 5 प्राइम पे फ्री रहेगा, और दूसरा स्ट्रैंड जो फ्री रहेगा वो 3 प्राइम डायरेक्शन में। ओके, देन मेजर ग्रुप एंड माइनर ग्रुप क्या होते हैं? हेलिकल स्ट्रक्चर क्रिएट ए ग्रूव दैट आर बाइंडिंग साइड ऑफ प्रोटीन। जब ये हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, जब ये टर्न करते हैं, ओके, ये आप देख सकते हैं टर्न हो रहे हैं, तो यहाँ पर ये वी शेप के ग्रूव्स बन रहे हैं, ग्रूव्स। ओके, ये ग्रूव्स बन रहे हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं माइनर एंड मेजर ग्रूव्स। ओके, और इन ग्रूव्स में प्रोटीन जो है वो आके बाइंड होते हैं फॉर अनदर बायोलॉजिकल फंक्शंस और परफॉर्मिंग एनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। Then the helical turns. Each complete turn of helix span approx 3.4 nanometer and include about 10.5 base pairs. क्या बोल रहा है ये पॉइंट हमें कि एक जो कंप्लीट टर्न है हेलिक्स का, ओके, कंप्लीट टर्न हम किसे बोलेंगे? ये देख लीजिए आप यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर का डीएनए स्ट्रक्चर का जो एक टर्न है, ओके, ये इसे हम बोलेंगे एक 1 टर्न ऑफ योर डीएनए, और इस एक टर्न में आपके 10 बेस पेयर्स होते हैं, और इसकी जो डिस्टेंस होती है, ओके, 10 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर। ओके, एंड and 10 base pairs are present in between this 3.4 nanometer. Now come to the function of DNA. सबसे पहला फंक्शन जो होता है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होता है। डीएनए जो है वो स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में अपनी इन्फॉर्मेशन ये स्टोर करके रखता है, विच एनकोड द इंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग प्रोटीन। अब इस सीक्वेंस में, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में जो है कौन सी इन्फॉर्मेशन या कौन से इंस्ट्रक्शंस इनकोड है, प्रोटीन कैसे बनाना है, किस तरह से अमीनो एसिड्स को अरेंज करना है प्रोटीन में। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनकोड है किसके अंदर? डीएनए में। किस फॉर्म में स्टोर है डीएनए के अंदर? न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस में। ओके, एंड मेंटेनिंग द सेलुलर फंक्शन, सेल को किस तरह से मेंटेन करना है। ओके, कौन सी कमी हो गई है जो मॉलिक्यूल की, जिसे हमें फॉर्म करना है, कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा हो गया है तो उसे हटाना है। तो सारी बायोकेमिकल की इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर्ड है? डीएनए के पास स्टोर्ड है। देन नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन जो भी सेल डिवीजन होता है, सेल जब डिवाइड होता है तो अपने डीएनए की एक रिप्लिका, एक कॉपी बनाता है वो, और दूसरे सेल, जो नए सेल फॉर्म हो रहे हैं, एक सेल से 2 सेल फॉर्म होंगे, फिर 2 सेल से अनदर टू सेल फॉर्म होंगे। तो हर सेल को अपना जेनेटिक मटेरियल मिलना चाहिए ना, तो क्या करता है पेरेंट सेल अपने डीएनए की कॉपी बनाता है और अपने डॉटर सेल को ये प्रोवाइड करता है। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर ग्रोथ। ये जो प्रोसेस है डीएनए रिप्लिकेशन की, वो बहुत ही वाइटल प्रोसेस है, ज़रूरी प्रोसेस है फॉर द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर के लिए। नाउ द नेक्स्ट फंक्शन इज़ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए में सारी इन्फॉर्मेशन कोड होती है किसकी? प्रोटीन बनाने की। ओके, तो प्रोटीन सिंथेसिस में अगेन ये हेल्प करता है। डीएनए गाइड द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन।
प्रोटीन सिंथेसिस को गाइड करता है, जिसमें दो मेन प्रोसेस होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। सबसे पहले होती है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से एक मैसेंजर आरएनए मैसेज लेके आएगा और फिर राइबोसोम के पास जाएगा और उस मैसेज को देगा, और राइबोसोम के पास जाकर स्पेसिफिक पैटर्न में अमीनो एसिड्स को जमाया जाएगा और प्रोटीन की सिंथेसिस कराई जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन इज जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन। डीएनए में क्या होता है, डीएनए कंटेन रेगुलेटरी सीक्वेंस दैट कंट्रोल व्हेन एंड हाउ मच जीन इज एक्सप्रेस्ड। एक रेगुलेटरी सीक्वेंस होता है जो कि कंट्रोल करता है कि किसी भी जीन को कितना, हाउ मच जीन इज़ एक्सप्रेस, कितना एक्सप्रेस करना है। अलाउ सेल टू रिस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंटल चेंज। सेल को अलाउ करता है, ये जीन एक्सप्रेशन की वजह से सेल अपने आप को चेंजेस कर पाता है, या इन्वायरमेंट अगर कोई चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड कर पाता है, एंड मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब आपकी बॉडी की नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उसको मेंटेन करके रखना। देन म्यूटेशन एंड इवोल्यूशन। सम टाइम क्या होता है, ड्यू टू एक्सटर्नल या फिजिकल चेंजेस डीएनए सीक्वेंस में ओकेजनली चेंज आ जाता है, उसे हम म्यूटेशन बोलते हैं, ओके, नोन एज म्यूटेशन, एंड कैन लीड टू जेनेटिक डाइवर्सिटी। और इस वजह से पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, चेंजेस आ जाते हैं। वेल सम म्यूटेशन कैन बी हार्मफुल। कुछ म्यूटेशन हार्मफुल हो सकते हैं, कुछ जो होते हैं वो एडवांटेजेस हो सकते हैं। Then inheritance. Next function is inheritance. DNA is passed from parents to their offspring during reproduction. Reproduction के दौरान DNA जो होता है वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जाता है, और इसकी वजह से ये इंश्योर होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स अक्रॉस द जनरेशन। इस वजह से क्या होता है, एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से शेर लायन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन, लायन की जो फैमिली है उसमें उसके जो ऑफस्प्रिंग है, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें पास हो रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यूटी बनी रहती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ओके, ट्रांसमिशन ऑफ genetic traits across the generation. So this is a short information about DNA and its function. Thank you.